बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो किसी को दोस्त बना रही थी। उसमें ये ख़ास बात थी कि वो किसी ऐसे वैसे को लिफ्ट नहीं देती थी। सामने वाले में कोई ऐसी बात तलाश करती थी जो उसे फ़ायदा पहुंचाए। कोई ख़ास मकसद हासिल ना होता तो उसके साए में भी खड़ी रहना गवारा नहीं करती थी। इस अजनबी जवान से हेल्थ क्लब में मुलाकात हुई थी। सिंथालिया को अपने जिस्मानी हुस्न का बड़ा ख्याल रहता था। कुदरती तौर पर उसका बदन निहायत ही दीदा ज़ेब और जाज़िबे नज़र था। वो कुदरत के इस अतिये को बहाल रखने के लिए हेल्थ क्लब में आकर वर्जिश किया करती थी। वर्जिश के दौरान पहनने वाला लिबास बदन पर इतना चुस्त होता था कि उस पर निगाह नहीं ठहरती थी। नज़रें ऊपर से नीचे फिसलती रहती थीं। वो अजनबी बहुत मालदार था। उस हेल्थ क्लब को ख़रीदने आया था। वॉल साइज आईने के सामने बहुत सी हसीनाएं म्यूज़िक की बीट पर वर्जिश कर रही थीं। दर्जनों लड़कियों की भीड़ में अजनबी की नज़रें सिंथालिया पर जम कर रह गई थी। उसने हेल्थ क्लब के इंचार्ज से पूछा, वो जो दूसरी कतार की 7वीं लड़की है वो कौन है? इंचार्ज ने जवाब दिया, उसका नाम सिंथालिया है। एक रईस बाप की बेटी है, बहुत मगरूर है, किसी से दोस्ती नहीं करती। जब वो वर्जिश के इख्तिताम पर लिबास तब्दील करके बाहर आई तो इंचार्ज ने कहा, मिस सिंथालिया, इनसे मिलो। ये जॉन वॉल्टर हैं, इस हेल्थ क्लब के आइंदा मालिक होंगे। सिंथालिया ने मुसाफहा करते हुए कहा, प्लीज्ड टू मीट यू। मुझे उम्मीद है आइंदा हेल्थ क्लब के इंतजामात और बेहतर होंगे। वॉल्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम साथ दोगी तो हेल्थ क्लब को तुम्हारे हुस्न के शायान शान बना दूंगा। वो हंसने लगी, फिर अचानक ही उसकी हंसी रुक गई। उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। सरगई ऑन ड्रोव उसके अंदर आते ही कह देती थी, मैं सरगई हूँ, तुम मुझे महसूस नहीं करती हो, इसलिए मैं अपनी मौजूदगी की इतला दे रही हूँ। लेकिन उस पराई सोच की लहर ने उसे मुखातिब नहीं किया, जिसका मतलब ये था कि आने वाला चोर ख्यालात पड़ रहा है। उसने सांस रोक ली, फिर संजीदगी से बोली, मिस्टर वॉल्टर, तुम इतना तो जानते होगे कि वर्जिश करने वालियाँ सांसों पर कंट्रोल रखती हैं। वो बोला, मैं नहीं जानता था, तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ जान लूँगा, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो क्लब के बाहर आते हुए बोली, मैंने टेलीपैथी के मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा है और सुना है। मैं ये जानती हूँ कि दिमाग के अंदर कोई गैर मामूली बात हो तो हसास जहन वाले बेख्तियार सांस रोक लेते हैं। अभी मेरे साथ यही हुआ। क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक़ किसी टेलीपैथी जानने वाले गिरोह से है? ताज्जुब है, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारी दुनिया में टेलीपैथी जानने वाले गिरोह भी हैं। वॉल्टर ने पूछा, तुम फरहाद अली तैमूर को जानती हो? वो चलते चलते रुक गई, खुशी से बोली, मैंने बहुत जिक्र सुना है, सच बताओ, क्या तुम फरहाद हो? वो मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम यकीन करोगी? वो एकदम से उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मगर दिल यकीन कर रहा है। प्लीज़ तस्दीक करने के लिए मेरे दिमाग में आओ। उसने दिमाग में आकर कहा, मुझे धोखा ना देना, मैं तुम पर भरोसा करके यह राज बता रहा हूँ। दुनिया वालों से छुपकर फरहाद तुम पर जाहिर हो रहा है। सिंथालिया तो जैसे दीवानी हो गई। वॉल्टर ने पूछा, तुमने सांस क्यों रोक ली? तुम्हारे दिमाग में आने से अजीब गुदगुदी सी होती है। फिर मैं औरत हूँ, अपने मर्द पर तन मन कुर्बान करने के बावजूद अपने अंदर के जज्बात छुपाती हूँ। ये औरत की फितरत है। प्लीज़ अब मेरे जज्बात पढ़ने के लिए अंदर ना आना। चलो नहीं आऊँगा, लेकिन हमारी दोस्ती पक्की, सर से पाँव तक पक्की। मेरे दुश्मन मुझे कत्ल करने के लिए अक्सर हसीन लड़कियों के ज़रिए ट्रैप करते हैं। अगर तुम उनकी आलाकार साबित हुई तो तुम्हारी जैसी हसीना को कत्ल करते वक्त बहुत अफसोस होगा। ऐसी भयानक बातें ना करो, मुझे डर लगता है। अगर कभी तुम्हें शुबा होगा तो मैं अपने दिमाग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दूंगी। फिर तुम मेरे सारे चोर ख्यालात और सारी सच्चाइयाँ पढ़ लेना। ये हुई ना बात, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अपनी कार में जाओगी या मेरे साथ? मेरी कार ड्राइवर आकर ले जाएगा। वो उसके साथ आकर अगली सीट पर बैठ गई। तुम्हारे इस कदर करीब होकर भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं फरहाद अली तैमूर के इतने करीब हूँ। मैं अपने प्यार और दोस्ती की इंतहा कर दूंगा, लेकिन तुम दीवानगी की हालत में भी मुझे फरहाद ना कहो। तन्हाई में भी वॉल्टर कहकर मुखातिब किया करो। मेरे बेशुमार दुश्मन हैं। तुम्हारा ये महबूबाना तखातुब किसी के भी कानों तक पहुंच सकता है। वो सीधी तरह बैठकर बोली, मैं आइंदा मोहतात रहूंगी। वॉल्टर ने कार आगे बढ़ा दी। ऐसे ही वक्त सरगई अल्पा उसके दिमाग में आई थी और खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ती हुई वॉल्टर के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रही थी। सिंथालिया नादान नहीं थी कि उसे फरहाद तस्लीम कर लेती।
वो बला की चालाक थी और ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे फरहाद समझकर उस पर मर मिटी हो। सरगई ने उसे मुखातिब करके कहा, सिंथैलिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये फरहाद नहीं हो सकता। वैसे जो कोई भी हो, एक टेलीपैथी जानने वाला हमारी नज़रों में आ गया है। क्या इसे फांस कर किसी जगह ले आऊं? ऐसा ना करो, ये तुम्हें जहां ले जाए उसके साथ जाती रहो, बाकी काम मैं करूंगी। दुनिया के हर मुल्क और हर बड़े शहर में मास्क मैन का एक ख़ास मातहत रहता है। वो ख़ास मातहत बॉस कहलाता है। सरगई अल्पा ने पेरिस के बॉस को मुखातिब करके कहा, अपने 4 ऐसे मातहतों के दिमागों में मुझे पहुंचाओ जो बेहद ज़हीन और हाजिर दिमाग हों। उन्हें हुक्म दो कि वो मेरे अहकामात की तामील करते रहे। बॉस ने कहा, मैं अभी फ़ोन पर बातें करता हूँ, तुम आवाज़ सुनो। उसने फ़ोन पर किसी से राबता किया, फिर कहा, मैडम तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। अपने पास 3 ऐसे बंदों को बुलाओ जो समझदार और हाजिर दिमाग हों। उसने यस बॉस कहकर फ़ोन रख दिया, फिर काम के 3 आदमियों से राबता करने लगा। उन्हें अपनी रिहाइश गाह में बुलाने लगा। सरगई ने उन 4 की आवाज़ें सुनी, फिर बॉस के पास आकर कहा, एक शख्स को अगवा करके मॉस्को पहुंचाना है। इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? वो बोला, फ्लाइंग क्लब से जबरन एक तैयारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो तैयारा फ्रांस की सरहद पार नहीं कर सकेगा। फ्लाइंग क्लब के पास तैयार रहो, खा कितनी ही देर हो, मेरा इंतज़ार करते रहो। जैसे ही मैं बताऊं कि शिकार को लाया जा रहा है तो तुम्हें 15 मिनट के अंदर पूरे फ्लाइंग क्लब पर कंट्रोल हासिल करना होगा। राबते का हर जरिया काट दोगे। अभी तुम्हारे पास भरपूर प्लानिंग का वक्त है। हर पहलू पर नज़र रखो और मेरी हिदायत पर अमल करो। फिर वो 4 मातहतों के पास आकर बोली, एक शख्स को मंजर आम पर ट्रैप करना है। दिन दहाड़े उस पर गोली चलाओगे तो पकड़े जाओगे, जबकि उसे जान से नहीं मारना है, सिर्फ जख्मी करना है या किसी तरह उसके दिमाग को कमज़ोर बनाना है। एक ने पूछा, वो कौन है और कहाँ मिलेगा? मैं उसके पास पहुंचाऊंगी, लेकिन उसे जिंदा चाहती हूँ। दूसरे ने कहा, मैं समझ गया, आप उसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर टेलीपैथी के ज़ेरे असर रखना चाहती हैं। हम 4 अपने पास इंजेक्शन की छोटी सी सिरिंज रखेंगे। उस सिरिंज में आसाबी कमज़ोरी की दवा होगी। वो बोली, दुश्मन को नादान और कमज़ोर ना समझो, वो सिरिंज से बचकर फरार हो सकता है। मैं 4 नहीं 40 बंदों को किराए पर हासिल करूंगा। जहां वो होगा उसके चारों तरफ 40 सिरिंजेस होंगी। आखिर वो कहां कहां से बचकर निकलेगा? 40 अफराद की मौजूदगी उसे चौंका देगी। वो महासरे में आने से पहले भाग जाएगा। अभी आपने कहा था कि मंजर आम पर उसे ट्रैप करना है। मंजर आम का मतलब है कि लोगों की भीड़ और उनकी आमदोरफ्त। ऐसी जगह वो हमारे आदमियों पर शुबा नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम लोगों की जहानत और मुस्तैदी पर भरोसा करती हूँ। ऐसा ही बंदोबस्त करो कि जहाँ से वो फरार होना चाहे वहाँ उसकी शामत आ जाए। जैसे ही वो कमज़ोरी का शिकार होगा, उसे एक गाड़ी में डालकर फ्रांसीसी फ्लाइंग क्लब ले आना। उस वक्त मैं तुम्हें गाइड करती रहूँगी। वो उन्हें हिदायत देकर सिंथैलिया के पास आई। वो वॉल्टर के साथ एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। वॉल्टर कह रहा था, हसीन लड़की के साथ तफरीक करने वाला तमाशा बन जाता है। तमाशा क्यों बनता है? लोग तुम्हारे हुस्न को देखते हैं और मुझ पर रश्क करते हैं। अक्सर लोग मुझे यूं देखते हैं जैसे हूर के साथ लंगूर को देख रहे हों। यह सुनकर सिंथैलिया हंसने लगी। वॉल्टर ने कहा, बाज़ लोग ऐसे देखते हैं जैसे मुझे कत्ल करके तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। तुम इतनी खतरनाक जवानी कैसे संभाल कर रखती हो? अरे तुम तो तारीफ की इंतहा कर रहे हो, जबकि मैं बहुत ज़्यादा हसीन नहीं हूँ। जिस तरह मेरा चेहरा मुझे नज़र नहीं आता, उसी तरह तुम्हारा हुस्न तुम्हें नज़र नहीं आता। नज़र आए भी तो तुम्हें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। क्या कीमत है मेरे हुस्न की? मेरी टेलीपैथी की बाकी ज़िंदगी तुम्हारे नाम। क्या ये कीमत कम है? मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा है। ये बताओ कहाँ चलोगी, मेरे कॉटेज में या अपने बंगले में? मैं अपने आप को और अपने घर को भूल चुकी हूँ, खुद को तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ। जहाँ ले जाओगे मैं आंखें बंद करके चलूँगी। तुम इतनी जल्दी मुझ पर एतमाद कैसे कर रही हो? तुम इतने अजीम टेलीपैथी जानने वाले हो जिसे सारी दुनिया जानती है। अगर मैं तुम्हारे हाथों लुट जाऊंगी और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तब भी मेरे लिए बात काबिले फ़ख्र रहेगी कि मैं चंद घंटों के लिए ही सही, मगर तुम्हारी ज़िंदगी में तो आई थी। मैं आखिरी सांस तक उन चंद घंटों को याद रखूंगी। तुम सचमुच मेरी दीवानी हो। आओ चलें। वो वहाँ से उठकर दरिया के साहिल पर चलते हुए उस डेक पर आए जहाँ नौजवान जोड़ों के लिए खूबसूरत सजाई हुई लॉन्चेस किराए पर मिला करती थीं। उस लॉन्च के कैबिन में अय्याशी का हर सामान होता था। वॉल्टर ने एक बहुत ही महंगी और खूबसूरत लॉन्च किराए पर हासिल की, फिर सिंथैलिया के साथ उसमें आ गया। सरगई कभी सिंथैलिया के दिमाग में आती थी, कभी बॉस के मातहतों को बताती थी कि शिकार कहाँ है।
शिकार भी चालाक था। सिंथेलिया को अपनी रिहाइश गाह दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए एक लॉन्च में ले गया था ताकि अय्याशी के दौरान उसके चारों तरफ पानी रहे और दुश्मन आसानी से उसके करीब ना आ सकें। सभी अपनी अपनी जगह होशियारी दिखा रहे थे। वो चारों मातहत भी हाजिर दिमाग और फुर्तीले थे। उन्होंने आधे घंटे के अंदर गोताखोरों के जितने मास्क हासिल हो सकते थे उतने हासिल करके उन्हें नाक और मुंह पर लगाकर गैस टैंक की पुश्त पर बांधकर पानी के अंदर चले आए थे। उनमें से हर एक के हाथ में दवा की सिरिंज थी। 3 मातहत आगे जाकर लॉन्च में सवार हो गए थे। एक ने बंद कैबिन के दरवाजे पर फायर किया। दरवाजे को लात मारी, वो पूरी तरह खुल गया। वॉल्टर फायरिंग के साथ ही उछल पड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही उसने आने वाले के रिवॉल्वर पर लात मारी। रिवॉल्वर दूर चला गया। फिर वो रिवॉल्वर वाले से लड़ता हुआ कैबिन के बाहर आ गया। सिंथेलिया ने फौरन ही कैबिन में नीचे पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाया, फिर कैबिन के बाहर आई। वॉल्टर इतनी देर में 2 बंदों को मारकर दरिया में फेंक चुका था। तीसरे से 2-2 हाथ कर रहा था। सिंथेलिया ने उसे निशाने पर रखकर कहा, बस रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। वॉल्टर ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम मोहब्बत और दोस्ती का सबूत दे रही हो। यू मिस्टर वॉल्टर, मैं तुमसे कह रही हूं, जरा भी हरकत ना करो। मैं नहीं चाहती तुम हराम मौत मरो। अच्छा, तो मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ। तुम दुश्मनों की आलायकार हो। सिंथेलिया ने गोताखोर से कहा, इसे इंजेक्शन लगाओ। गोताखोर सिरिंज लिए आगे बढ़ा। वॉल्टर समझ गया कि गोली से बचेगा तो आसाबी कमजोरी का शिकार होगा। आगे कुआं, पीछे खाई थी। वो अचानक छलांग लगाकर उल्टी कलाबाजी खाकर दरिया में चला गया। उसकी दानिस्त में बचाव का यही एक रास्ता था, लेकिन वहां दूर दूर तक दुश्मन गोताखोर दिखाई दे रहे थे। हर एक के हाथ में एक सिरिंज दिखाई दे रही थी। वो इधर से उधर तैरते हुए जाने लगा। पानी में गैस मास्क के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता था। उसने सांस लेने के लिए पानी से सर निकाला। उसी वक्त पिंडली में चुभन का एहसास हुआ। वो पांव मारते हुए दूसरी तरफ जाना चाहता था कि दूसरी सुई कमर में चुभ गई। वॉल्टर किसी को ज्यादा दवा इंजेक्ट करने का मौका नहीं दे रहा था। सुई चुभते ही वो हाथ मारकर सिरिंज को अपने जिस्म से दूर कर देता था। वो दूसरी बार सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आया तो नई मुसीबत आ गई। सरगई अल्पा उसके दिमाग में आ गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, ऐसे में सांस रोक नहीं सकता था। सरगई ने उसके दिमाग में जलजला पैदा कर दिया। वो हलक फाड़ कर चीखना चाहता था, लेकिन सरगई ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। अब वो तैरने के काबिल नहीं रहा था। गोताखोर उसे किनारे पर ले आए। कुछ लोग भीड़ लगा रहे थे, डूबने वाले को देखना चाहते थे, लेकिन भीड़ लगने से पहले ही वो लोग उसे एक गाड़ी में डालकर ले गए। सरगई ने बॉस से कहा, वो आ रहे हैं, फ्लाइंग क्लब पर कंट्रोल हासिल करो, तैयारे का ईंधन वगैरह चेक करो। अपने पायलट से कहो वो तैयारे को जर्मनी की सरहद के करीब नैन्सी टाउन में ले जाए। ये टाउन पेरिस से 1 घंटे की परवाज के फासले पर है। मुझे पायलट की आवाज़ सुनवा दो। बॉस के दर्जनों आदमी फ्लाइंग क्लब में घुसकर वहां के अमले को गन पॉइंट पर रखने लगे। उन्होंने टेलीफोन के तार काट दिए, रेडियो वायरलेस को तोड़ दिया। इस दौरान बॉस ने अपने पायलट की आवाज़ सुनाई। बॉस के दूसरे मातहत वॉल्टर को ले आए थे। जब उन्होंने उसे तैयारे में सवार करा दिया और तैयारा परवाज करने लगा तो सरगई दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो इजलास से उठकर ख्याल ख्वानी के लिए एक कमरे में आई थी, वहां से फिर इजलास में पहुंच गई। मास्क मैन ने पूछा, तुम फरहाद विलेज में पहुंचने की तदबीर सोच रही थी या सिंथेलिया की रिपोर्ट सुन रही थी? वो बोली, तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि खुशी से उछल पड़ोगे। मैंने एक टेलीपैथी जानने वाले को फांस लिया है। वो शाम तक मॉस्को में होगा। मास्क मैन और आला फौजी अफसरान हैरानी से उठकर खड़े हो गए। सब ने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई? हाँ, उसे फ्लाइंग क्लब के एक तैयारे में नैन्सी टाउन लाया जा सकता है। उसके बाद हमें यहाँ से तैयारा भेजना होगा और 1 घंटे के अंदर भेजना होगा। मास्क मैन ने कहा, मैं अभी एक तैयारा बर्लिन से रवाना करता हूँ। वो तेजी से चलता हुआ ट्रांसमीटर की तरफ चला गया। आला फौजी अफसर ने कहा, सरगई तुमने कमाल कर दिया है। वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है? सरगई अल्पा ने कहा, सुपरमास्टर के मुल्क में टेलीपैथी जानने वालों की भीड़ लगी है। उसी भीड़ में से एक ख्याल ख्वानी करने वाला मिल गया था। अपने मुल्क से राबता ख़त्म कर चुका था और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका नाम एवन रास्का है। वो सब सरगई अल्पा से मुसाफहा करते हुए उसे मुबारकबाद देने लगे। वो बोली, मैं उस कमरे में जा रही हूँ। जब तक एवन रास्का यहाँ नहीं पहुँचेगा मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसकी निगरानी करती रहूँगी। वो दोबारा उसी कमरे में चली गई। मास्क मैन और दूसरे आला फौजी अफसरान बहुत खुश थे।
وہ اپنے اجلاس میں سونیا اور فرحاد کی گرفتاری یا موت کے منصوبے پیش کرنے آئے تھے، لیکن اس نئی خوشی میں اجلاس کے ایجنڈے کو بھول گئے تھے۔ ان کے ملک میں ایک اور ٹیلیپیتھی جاننے والے کا اضافہ ہونے والا تھا۔ جان لیمبوڈا نے کئی ڈاکٹروں سے ہدایات حاصل کی تھیں کہ کتنے گیلن پانی میں کتنا زہر ملایا جائے اور وہ زہر کس نوعیت کا ہو کہ پانی پیتے وقت زہر کے کڑوے پن کا احساس نہ ہو۔ ڈاکٹروں سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد لیمبوڈا کے ماتحتوں نے ولیج سے 15 میل دور ایک پائپ لائن کو توڑا تھا اور مقررہ مقدار میں زہر ڈال کر پائپ کو جوڑ دیا تھا۔ یہ کام تو ہو گیا تھا، لیکن یہ منظر دیکھنے کی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے انہیں نظر آتا کہ ولیج میں پانی پینے والوں پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ وہاں سے 10 میل دور ہائی وے پر جا سکتے تھے اور وہاں سے بہت ہی طاقتور دوربین سے ولیج کے گیٹ اور احاطے کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کی ٹیم کے 3 آدمی ایک گاڑی میں بیٹھ کر ہائی وے پر آئے۔ ان کے پاس طاقتور دوربین تھی، اس سے 10 میل دور کے لوگوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے جو کچھ دیکھا اسے لیمبوڈا نے ان کے دماغوں میں رہ کر سمجھا۔ دوسری ٹیم کے پاس آ کر بتایا کہ احاطے کے گیٹ کے پاس پہرا دینے والے مسلح گارڈز زمین پر پڑے ہیں، پتہ نہیں وہ مر چکے ہیں یا بے ہوش ہیں۔ لیمبوڈا کے آدمی ولیج کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اگرچہ 10-12 میل دور تھے، تاہم لیمبوڈا کا حکم سن کر گاڑیوں کے ذریعے جلد سے جلد ولیج آ سکتے تھے۔ ابھی اس نے حکم نہیں دیا تھا، یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ ولیج کے اندر بھی تمام لوگ مر چکے ہیں۔ سرحد کے قریب پرائیویٹ پورٹ کے رن وے پر 4 ہوائی جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ جان لیمبوڈا نے چاروں کے پائلٹ کو حکم دیا، فلائی کرو اور ولیج پر بمباری کر دو۔ اس کا حکم سنتے ہی طیارے پرواز کرنے لگے۔ وہ تیز رفتار طیارے سرحد سے 20 منٹ میں ولیج کے قریب آئے اور بمباری کرتے ہوئے گزر گئے۔ لیمبوڈا نے پائلٹوں کے ذریعے دیکھا، ولیج کے اندر کئی لوگوں کی لاشیں دور تک زمین پر نظر آئیں۔ طیارہ شکن توپوں کے پاس بھی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ولیج میں کسی نے دفاع نہیں کیا تھا۔ بمباری سے کئی مکانات تباہ ہو گئے تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ زہریلے پانی نے سب کا خاتمہ کر دیا ہے۔ لیمبوڈا نے پائلٹوں سے کہا، واپس چلو اور دوبارہ بمباری کرو۔ جو لوگ زہر سے نیم جاں ہوں گے وہ ہوائی حملوں سے مر جائیں گے۔ وہ چاروں طیارے پھر ولیج کی طرف آئے۔ لیمبوڈا نے دیکھا، اچانک ہی ایک طیارہ تباہ ہو گیا تھا۔ ولیج میں جو طیارہ شکن توپ تھی وہاں ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ فرحاد ہوگا جس پر زہر نے اثر نہیں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور زندہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیمبوڈا نے تینوں طیاروں کو واپس جانے کا حکم دیا اور کہا، وہ سب اٹینشن رہیں۔ اگر فرحاد ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا چاہے گا تو طیارے پھر پرواز کریں گے اور اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیں گے۔ پھر وہ زمینی فوج کے پاس آیا۔ ولیج کے اطراف 10 میل کے فاصلے پر اس کے 50 ماتحت تھے، ایک چھوٹی سی فوج کی طرح مسلح تھے۔ اس نے انہیں حکم دیا، فوراً آگے بڑھو، ولیج میں صرف فرحاد زندہ ہے، وہاں بے دھڑک گھس پڑو۔ اس کا حکم سنتے ہی تیز رفتار گاڑیاں ولیج کی طرف چل پڑیں۔ لیمبوڈا نے ایک پائلٹ کو پرواز جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ پائلٹ طیارہ شکن توپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا پرواز کرنے لگا۔ لیمبوڈا اس کے ذریعے دیکھنا چاہتا تھا کہ فرحاد وہاں موجود ہے یا فرار ہو رہا ہے۔ پھر اس کی موجودگی کا ثبوت یوں ملا کہ دوسرا طیارہ بھی تباہ ہو گیا۔ لیمبوڈا نے دوسرے ماتحتوں کے پاس آ کر کہا، بہت ہوشیاری سے ولیج کے اندر جاؤ، فرحاد طیارہ شکن توپ کے پاس موجود ہے۔ وہ چھوٹی سی فوج ولیج میں داخل ہو رہی تھی۔ داخل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ لیمبوڈا نے پائلٹ کے ذریعے ولیج میں جو لاشیں دیکھی تھیں وہ محض پلاسٹک کے پتلے تھے جنہیں لباس پہنا دیا گیا تھا۔ ولیج کے بڑے گیٹ کے پاس جو گارڈز تھے وہ یوگا کے ماہر تھے اور لاشوں کی طرح دم ساد کر لیٹے ہوئے تھے۔ جب لیمبوڈا کے فوجی ولیج میں داخل ہو گئے تو احاطے کا بڑا گیٹ خود بخود بند ہو گیا اور جو دم ساد کر لاشیں بنے ہوئے تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ بازی پلٹ رہی تھی۔ لیمبوڈا نے ماتحتوں سے پوچھا، یہ گیٹ خود بخود کیسے بند ہو گیا؟ اسے کھولو، واپس جانے کا راستہ کھلا رکھو۔ 2 مسلح ماتحت دوڑتے ہوئے اسے کھولنے لگے، پھر اسے چپک کر رہ گئے۔ چیخیں مارتے ہوئے تڑپتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہو گئے۔ ان کی موت نے یہ وارننگ دی کہ گیٹ اور باؤنڈری وال کے ساتھ نادیدہ بجلی کے تار ہیں جو اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ جان لیمبوڈا نے کہا، فرار کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، ولیج میں بجلی گھر تلاش کرو اور نادیدہ تاروں میں دوڑنے والی بجلی کی سپلائی روک دو۔ یاد رکھو، تمہارے مقابلے میں ایک ہی شخص فرحاد ہے، وہی تمہارے لیے دشواریاں پیدا کر رہا ہے۔ اس ایک پر قابو پالو، اسے نظر آتے ہی گولیوں سے چھلنی کر دو۔ وہ جس کے دماغ میں بول رہا تھا اس ماتحت نے کہا،
सर, यहाँ सिर्फ फरहाद नहीं, पूरी बस्ती जिंदा हो गई है। ये प्लास्टिक की लाशें बता रही हैं कि हवाई हमले से किसी को मौत नहीं आई, सब छुपे हुए थे। फरहाद विलेज के मुतल्लिक जॉन लेम्बोडा की मालूमात नामुकम्मल थीं। उस पूरे विलेज की ज़मीन के नीचे 1 फुट मोटे फौलाद की प्लेटें बिछी हुई थीं, यानी ज़मीन के नीचे भी एक और फौलादी ज़मीन बिछाई गई थी जिस पर फ़ज़ाई बमबारी का कोई असर नहीं होता था। खतरे के वक्त विलेज में रहने वाले फौलादी छत के तहखाने में चले जाते थे। उस तहखाने में कम से कम 4000 अफराद पनाह ले सकते थे। नादीदा बिजली के तारों का सिलसिला उसी तहखाने से था। जगह जगह टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता था कि ऊपर फरहाद विलेज में क्या हो रहा है। मैं, सोनिया, मारिया और विलेज के दूसरे तमाम लोग बस्ती में दाखिल होने वालों को देख रहे थे। उनके दाखिल होते ही सिक्योरिटी अफसर ने एक खुदकार निज़ाम के जरिए ऊपर के अहाते के बड़े गेट को बंद कर दिया था और इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स ने नादीदा तारों में बिजली दौड़ा दी थी। हमने 2 मुसल्लह दुश्मनों को गेट से चिपक कर मरते देखा था। ऊपर विलेज में एक बिजली घर था जहां से तमाम बंगलों और दफ्तरों में बिजली सप्लाई की जाती थी। सिर्फ नादीदा तारों का कनेक्शन तहखाने से था। एक मुसल्लह दुश्मन मोहतात अंदाज में चलता हुआ बिजली घर के सामने आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर फर्श पर और दीवारों पर बिजली दौड़ रही थी। वो जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुआ चीख मार कर तड़पने लगा। फिर देखते ही देखते उछलकर बिजली घर से बाहर आया और ज़मीन पर गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मुसल्लह दुश्मनों में सनसनी फैल गई। उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। उनका मुकाबला किसी से नहीं हो रहा था, लेकिन वो मर रहे थे। 3 साथियों की मौत ने बता दिया था कि वो विलेज के किसी दीवार को छू नहीं सकते और किसी दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकते। गोया वो सब एक चूहेदान में फंस गए थे। फिर मैंने तहखाने के माइक को ऑन करके कहा, हेलो, मैं जिंदा हूं और तुमसे मुखातिब हूं। मेरी आवाज़ विलेज में हर तरफ सुनाई दे रही थी। वो सब घूम घूम कर देख रहे थे। उन्हें लाउड स्पीकर दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूं और मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने कहा, यह फरहाद विलेज है, दोस्तों के लिए जन्नत और दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान। तुम सब इस कब्रिस्तान में जिंदा रहोगे, भूखे रहोगे और जब प्यास बर्दाश्त नहीं होगी तो जहरीला पानी पियोगे। वो सब परेशान होकर दूर तक यूं देखने लगे जैसे अभी कोई मोजज़ा होगा और विलेज से बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे वक्त तो बस मोजज़े की ही तवक्को की जाती है। मैंने कहा, बमबारी करने वाले तैयारे इसराइल के थे, लेकिन तुम लोग अपनी चाल ढाल और गुफ्तगू के अंदाज से 100% अमरीकी हो। बेहतर है अपनी ज़ुबान से अपनी हकीकत बता दो। इसराइली हो, अमरीकी हो या दोगली नस्ल से हो। जॉन लेम्बोडा जिस खास मातहत के दिमाग में था, उस मातहत ने कहा, मिस्टर लेम्बोडा, आपने कहाँ लाकर फंसा दिया है? लेम्बोडा ने कहा, बकवास ना करो, मैंने जानबूझकर नहीं फंसाया। तुम लोगों ने देखा है कि हम कितनी मेहनतों के बाद यहाँ तक आए हैं। हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन फरहाद ने ये मेहनत कराई है। अगर वो आसानी से पहुंचने देता तो हम उसकी कोई चाल समझकर कभी ना आते। आप लोग बड़े तजुर्बाकार हैं, इतना तो समझना चाहिए था कि ये फरहाद विलेज है और इसे सोनिया की जहानत से आबाद किया गया है। जो हो गया सो हो गया, मुझसे बहस ना करो, कुछ सोचने समझने दो। मैंने माइक के जरिए कहा, मैं 1 मिनट की मोहलत देता हूँ, अपना शजरा बताओ, वरना एक एक शख्स जख्मी होगा और मुझे अपने दिमाग में जगह देगा। फिर कोई बात पर्दे में नहीं रहेगी। एक मातहत ने जुबान से मुखातिब किया, मिस्टर लेम्बोडा, तुम कहाँ हो? हम में से किसी के दिमाग में हो या हमें मुसीबत में छोड़कर चले गए हो? खास मातहत ने कहा, मिस्टर लेम्बोडा का नाम जुबान पर ना लाओ। फरहाद नाम से पहचान लेगा कि हमारा ताल्लुक किस मुल्क से है। वो अपने मशीरों से इस सिलसिले में मशवरे लेने गया है। जब तक वो आएगा 1 मिनट की मोहलत गुजर चुकी होगी। यहाँ नादीदा फायरिंग शुरू होगी और हम जख्मी होते जाएंगे। जख्म की तकलीफ से कमज़ोरी बढ़ेगी और प्यास लगेगी तो हमें जहरीला पानी पीना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी छुपने की जगह तलाश करनी चाहिए। कहाँ तलाश करें? एक कदम भी आगे जाते हुए दिल धड़कता है कि पता नहीं बिजली के नादीदा तार कहाँ हमसे लिपट जाएंगे। हाँ, ये धड़का ज़रूर है। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। चलो, वक्त ज़ाया ना करो। वो सब मुख्तलिफ समतों में जाने लगे। उन पर 2 तरह का खौफ हावी था। एक तो बिजली के नादीदा तार नादीदा खतरा बन गए थे, दूसरा ये खौफ था कि उन्हें जहरीला पानी पीना पड़ेगा। सोनिया ने उस बस्ती की तामीर के दौरान हर मुमकिन खतरे को पेश नज़र रखा था। बस्ती के बड़े टैंक में जो पानी स्टोर होता था उसे चेक करने के लिए तिब्बी आलात लगाए गए थे। उस टैंक के साथ एक शीशे का फिश एक्वेरियम था जिसमें मछलियां तैरती रहती थीं।
उस एक्वेरियम का पानी एक तरफ से खारिज होता रहता था और दूसरी तरफ से नया पानी दाखिल होता रहता था। उस रोज़ अचानक ही फिश एक्वेरियम की मछलियां मरने लगीं, तो इंचार्ज ने पानी का वाल्व बंद कर दिया ताकि पानी आगे ना बढ़े और बस्ती का कोई शख्स उसे इस्तेमाल ना करे। फिर वाटर सप्लाई करने वाले इंचार्ज ने मुझे इतला दी कि मछलियों के मरने के बाद पानी का तिब्बी मुआयना किया गया है और टैंक का तमाम पानी जहरीला साबित हुआ है। ये बात समझ में आ गई कि किसी जगह ज़मीन खोदकर पाइप को तोड़कर पानी में जहर की काफ़ी मिकदार मिलाई गई है और दुश्मन हमें मुर्दा देखना चाहता है। मैंने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। चंद योगा के माहिरीन को गेट के बाहर मुर्दा बनकर ज़मीन पर लेट जाने की हिदायत दी और विलेज के अंदर प्लास्टिक के मुजस्मों को दूर दूर तक लिटा दिया ताकि दूर से देखने वालों को बस्ती के लोग मुर्दा नजर आते रहें। फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। दुश्मन जहां कच्चे धागों से बंधे चले आए। तैयारों की बमबारी से कुछ मकानात और दफातर को नुकसान पहुंचा, लेकिन बस्ती के तमाम लोग सलामत रहे। जो नुकसान हुआ उसका हम हर्जाना वसूल करने वाले थे। अभी मैंने जो मोहलत दी थी उसका वक्त गुजर चुका था। उसके बावजूद मैंने ढील दी ताकि वो लोग हमें ढूंढने की हसरत पूरी कर लें। उन्हें एक बहुत बड़ी चारदीवारी दिखाई दी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुव्वत का जनरेटर चल रहा था। उन्होंने सोचा उसे बंद कर देंगे तो बिजली की सप्लाई रुक जाएगी और नादीदा तारों का खौफ भी नहीं रहेगा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन जनरेटर की चारदीवारी में जाएगा? एक मातहत ने राइफल सीधी करते हुए कहा, अगर दरवाजे के सामने नादीदा तार होंगे तो फायरिंग से तार कटकर अलग हो जाएंगे। हम नहीं चाहते थे कि वो फायरिंग के जरिए तारों को काट दें। मारिया डायनामाइट के स्विच बोर्ड के पास खड़ी हुई थी। उसके सामने पूरे विलेज का नक्शा था कि किस जगह किस नंबर का डायनामाइट छुपा कर रखा गया है। मारिया ने ऐसे में एक नंबर के बटन को दबाया तो राइफल उठाकर फायर करने वाले की गोली चल ना सकी। कदमों तले जबरदस्त धमाका हुआ। कितने ही मुसल्ला दुश्मन धमाके के नतीजे में उछलकर तिनकों की तरह ऊपर गए और चीथड़ों की तरह वापस जमीन पर आए। दूर खड़े हुए लोग जख्मी हुए। उनसे दूर तमाशा देखने वालों ने फौरन ही अपने हथियार फेंक दिए। दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से बोलने लगे, हमें माफ़ कर दो, हम सरेंडर करते हैं। एक ने कहा, हम अपनी आवाज़ें सुना रहे हैं, हमारे दिमागों में आकर जो मालूमात चाहते हो हासिल कर लो। ख्यालख्वानी के लिए लैला, सुल्ताना और सलमान आ गए थे। वो एक एक आवाज़ सुनकर उनके दिमागों में जाने लगे। ऐसे ही वक्त लेम्बोडा एक मातहत के अंदर आकर ऊंची आवाज़ में बोला, मिस्टर फरहाद, मैं जे मॉर्गन हूँ, तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। मैंने उसी मातहत के दिमाग में आकर कहा, लेम्बोडा, तुम्हारी मक्कारी जाहिर हो गई है। तुमने अपने मुल्क के तैयारों को इसराइली तैयारे बनाकर यहाँ बमबारी कराई है। हम तुम्हारे मातहतों के चोर ख्यालात पढ़ चुके हैं। वो बोला, मैंने इन तमाम मातहतों पर तनवीमी अमल किया है। वो उस अमल के ज़ेरे असर गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। तुम तनवीमी अमल के ज़रिए ये बातें नक्श करा सकते थे कि वो सब इसराइली यहूदी हैं और तैयारे भी इसराइली थे। क्या तुमने उनके दिमागों में अपने ही खिलाफ बातें नक्श कराई हैं? वो लाजवाब होकर बोला, इस बहस से क्या फ़ायदा? तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है हम उसे पूरा करेंगे। अभी जाओ और 1 घंटे बाद आओ। जब मेरे विलेज पर हमला हुआ था तब ही मैंने हुकूमत फ्रांस को और जनाब अली असदुल्लाह तबरेज़ी साहब को सूरत हाल से आगाह किया था और दरख्वास्त की थी कि यहाँ बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को मदऊ करके सारी दुनिया को टीवी स्क्रीन पर बमबारी के नताइज दिखाए जाएं। लेम्बोडा से बातें करने के दौरान ही फ्रांसीसी फ़ौज का एक दस्ता बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के अमले के साथ आ गया। फ़ौज ने लेम्बोडा के तमाम मातहतों के हथियारों पर कब्जा किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। वो जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे थे उनकी वीडियो रिपोर्ट कैमरे के ज़रिए स्क्रीन तक पहुँचाई जा रही थी। जो मकानात और दफातर तबाह हुए थे उन्हें भी कैमरे के ज़रिए दिखाया जा रहा था। मैंने डमी सोनिया और डमी फरहाद को चोर रास्ते से ऊपर भेज दिया। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के नुमाइंदे ने सोनिया से सवाल किया, मैडम, आप हवाई हमले के वक्त कहाँ थीं? वो बोली, हमने एक महफूज पनाहगाह बनाई है। हमारी एहतियाती तदाबीर के बायस विलेज के तमाम बाशिंदे उसी पनाहगाह में महफूज हैं। क्या आप बताएंगी कि वो पनाहगाह कहाँ है? सॉरी, ये फरहाद विलेज का एक राज है। नुमाइंदे ने कहा, दुनिया वाले अक्ल से सोच सकते हैं कि वो पनाहगाह ज़ेरे ज़मीन है और ऐसे इंतज़ामात किए गए हैं कि हैवी बमबारी का असर उस पनाहगाह पर नहीं पड़ता और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ विलेज के लोग जानते हैं। सोनिया ने कहा, आप और दुनिया वाले अपने तौर पर कोई भी राय कायम कर सकते हैं। नुमाइंदे ने डमी फरहाद से सवाल किया, मिस्टर फरहाद, आप और मैडम यहाँ असली सूरत के साथ नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह?
डमी फरहाद ने जवाब दिया। आप देख रहे हैं कि दुश्मनों के ज़बरदस्त हमलों के बावजूद हम महफूज हैं। इस बस्ती का डिज़ाइन सोनिया ने तैयार किया था और अपनी मौजूदगी में तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ इसकी तामीर कराई थी। इस वक्त यहाँ आपका अमला और फ्रांस के फौजी हैं। इतनी भीड़ में कोई दुश्मन हमें अचानक कत्ल कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकेगा। आप इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं? डमी ने एक फौजी से गन लेकर लैम्बोर्डा के एक मातहत को दी, फिर उससे कहा, मैं तुमसे गाफिल हूं, मुझे गोली मारो। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।